हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और कार्बनिक रसायन में हम डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनोल और ईथर में अब तक हम 8 लेक्चर्स कर चुके हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लेक्चर नंबर 9 डिस्कशन करेंगे। अल्कोहल और फिनोल और ईथर चैप्टर का ये पूरा नाम है। अल्कोहल और फिनोल 2 पार्ट हम 8 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने 8 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा। बच्चों, सबसे पहले हमने आधारभूत संकल्पनाएं जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा अल्कोहल का, फिनोल का, और मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन वहां पर ईथर का भी दे दिया था। लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे तो हम फिर से इसको एक बार रिवाइज करेंगे कि ईथर हमने क्या पढ़ा। इसके अलावा हमने देखा इनका वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण के बाद मैंने आपको नाम पद्धति बताई। नाम पद्धति में हमने सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम देखा। इसके अलावा हमने अल्कोहल और फिनोल को बनाने की विधियां देखी जिन्हें हम कहते हैं विरचन की विधियां। इसके अलावा हमने इनके भौतिक गुणधर्मों की बात की। भौतिक गुणधर्म के बाद हमने इनकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी। हमने देखा कि अल्कोहल और फिनोल की अम्लता को हम कैसे चेक करेंगे। क्लियर? तो उसके लिए हमने अनुनादी संरचनाएं भी बनाई। इसके अलावा हमने इन बिटवीन जो लास्ट लेक्चर किया वो किया हमने औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल जिसमें हमने इथेनॉल और मेथेनॉल को डिटेल में पढ़ा। अब हमारे पास सिर्फ चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर का तीसरा पार्ट ईथर। अब ईथर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं और ईथर का हम नामकरण कैसे करेंगे, नाम पद्धति के बारे में भी हम जान चुके हैं। तो बच्चों, अब ईथर के बारे में क्या बचा? ईथर के बारे में एक तो बचा उसके विरचन की विधियां। क्लियर? दूसरा, ईथर के बारे में बचे उसके भौतिक गुणधर्म, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और तीसरा हमारे पास में ईथर के बारे में क्या बचा? तीसरी चीज ईथर के बारे में बची उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, ये 3 चीजें मेरे पास में ईथर के बारे में अभी बची हुई है। विरचन, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रिया, ये तीनों बची हुई हैं। आज के लेक्चर में हम जब ईथर की चर्चा करेंगे ना तो इन 2 मुद्दों पे बात करेंगे, एक तो विरचन की विधियां और उनके भौतिक गुणधर्म। क्लियर? रासायनिक अभिक्रिया को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं को हमको ज्यादा समझना पड़ता है, क्या अभिकर्मक होंगे, क्या उत्पाद होंगे, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इन 2 मुद्दों पे बात करेंगे, विरचन और भौतिक गुणधर्म। क्लियर बच्चों? चलिए, अब मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में अल्कोहल, फिनोल और ईथर में अभी तक 3 क्रियाविधियां बताई है। इस लेक्चर में हम एक और क्रियाविधि देखेंगे और वो है आपके ईथर को बनाने की क्रियाविधि। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका पूरा चैप्टर है ना, इसमें 4 क्रियाविधियां हैं। कितनी है? 4 क्रियाविधियां हैं। तो ये 4 क्रियाविधियां को हम बोलते हैं रिएक्शन के 4 मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? 4 मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को समझना और मैकेनिज्म को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में चारों में से कोई ना कोई मैकेनिज्म तो पूछ ही लिया जाता है, ये फिक्स है। तो चारों मैकेनिज्म को ध्यान से समझिए। किस स्टेप में हमने क्या किया, क्या बनाया, हमने इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन किया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया, क्या किया, वो हमको समझने की जरूरत है। यहाँ पे हमको कोई भी चीज रटनी नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूरे चैप्टर में आपके पास में 4 क्रियाविधियां हैं जिन्हें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर ईथर से। ठीक है, ईथर सामान्य सूत्र ROR। ठीक है, विरचन से पहले हम लोग थोड़ा ईथर का परिचय ले लेते हैं। पहले हम कर चुके हैं लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार आपकी नॉलेज के लिए दोबारा बता देती हूँ। ईथर का ROR क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके ईथर का सामान्य सूत्र। इसको क्या कहते हैं? ईथर का सामान्य सूत्र। क्लियर? अब ये ROR भी हो सकता है और कई बार ये ROR' भी हो सकता है। ठीक है,
ROR भी हो सकता है, ROR' भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो हमारे ईथर हैं हमने उनको दो कैटेगरी में बांटा कि एक तो हो गए भाई ROR और एक हो गए ROR' वाले। अब क्या फर्क है, अगर मेरे पास इस ऑक्सी ग्रुप के दोनों साइड सेम एल्किल ग्रुप है, सेम एल्किल समूह है, जब मैं ROR लिखती हूं तो ये तो होता है मेरा ऑक्सी ग्रुप जो कि ईथर में हमको लगाना पड़ता है, और ये R और ये R ये आपका होता है एल्किल समूह। क्या बोलते हैं इसको, इसको बच्चों बोलते हैं हम एल्किल समूह, यही कहते हैं ना एल्किल समूह। अब अगर इस O के आसपास R और R का मतलब है सेम एल्किल समूह लगा हुआ है, तो हम इसको कहते हैं कि इस ईथर का नाम हुआ समतित ईथर। समतित का मतलब होता है सिमेट्रिकल, इधर और इधर एक जैसा। तो इस ईथर को मैं क्या नाम दूंगी, सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो ये ईथर का नाम हुआ बच्चों सिमेट्रिकल ईथर, समतित ईथर। क्लियर, इधर भी R है इधर भी R है, दोनों साइड मेरे सेम ग्रुप है। अब यहां पर बीच में मेरा O है और यहां मैंने R लगाया, और यहां देखो मैंने R नहीं लगाया, मैंने उसको कुछ और ही नाम दे दिया, मैंने इसको R' नाम दे दिया। क्लियर, अब आप ये देख सकते हो कि आपका जो ऑक्सी वाला ग्रुप है, जो आपका ऑक्सी वाला ग्रुप है उसके एक साइड तो R है, दूसरी साइड R' है, मतलब सेम नहीं है। और जो चीज सेम ग्रुप नहीं होता है, दोनों साइड सेम ग्रुप नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं असमतित ईथर, मतलब अनसिमेट्रिकल ईथर। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं बोलूंगी ये हो गए मेरे असमतित ईथर। और असमतित ईथर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर, तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के बीच में फर्क आई होप सबको समझ में आया कि दोनों साइड सेम एल्किल समूह है तो मैं उसको सिमेट्रिकल बोलूंगी। अगर मेरे पास दोनों साइड सेम एल्किल समूह नहीं है तो बच्चों मैं उसको क्या बोलूंगी, उसको मैं अनसिमेट्रिकल ईथर बोलूंगी। क्लियर, चलिए तो ये हो गया आपका असमतित ईथर। क्लियर है, ठीक है। अब उदाहरण लिया मैंने यहां पर, उदाहरण में मैंने यहाँ पे O लिख के दोनों साइड CH3 लगा दिया। ठीक है, और इस उदाहरण में मैंने इधर लगा दिया C2H5 OCH3। मैंने यहाँ पे दो उदाहरण लिए, ये उदाहरण नंबर 1, ये हो गया उदाहरण नंबर 2। अब CH3OCH3, ठीक है, O के दोनों साइड एक जैसा ग्रुप लगा हुआ है, दोनों साइड RR है, दोनों साइड आपका CH3 यहां पर लगा हुआ है। तो अगर O के दोनों साइड आपका CH3 लगा हुआ है तो मुझे ये पता पड़ा कि ये सममित ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है। तो इसका नाम क्या लिखूंगी मैं, ये जो आपका OCH3 ग्रुप होता है, क्योंकि यहां पर एक कार्बन है, कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो इस ग्रुप को आप कहते हो मिथॉक्सी ग्रुप। क्या कहोगे बच्चों, इस ग्रुप को आप कहोगे मिथॉक्सी ग्रुप। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम हुआ, मिथॉक्सी मीथेन। तो हमने इस ईथर का नाम लिखा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। क्लियर है, क्लियर, चलिए अगले ईथर को देखो, अगले ईथर को देखो, यहां पर R लगा है, R मेरा C2H5 है, इस C2H5 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CH3CH2OCH3। अगर C2H5 लिखो एक ही बात है, CH3CH2 लिखते हो एक ही बात है। मैंने यहां पर CH3CH2 लिखा, इसका मतलब जो CH3CH2 है दो कार्बन है, तो अगर आपको कहीं OCH3CH2 या फिर OC2H5 दिखता है, क्योंकि यहां पर दो कार्बन है, तो इस ग्रुप को मैं कहूंगी इथॉक्सी। क्या कहूंगी, इथॉक्सी।
क्लियर। अब ये ईथर आपका असममित ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो इसका नाम हुआ इथॉक्सी मीथेन, क्योंकि ग्रुप इथॉक्सी है तो बच्चों इसका नाम हो गया इथॉक्सी मीथेन। हिंदी में लिखेंगे तो इथॉक्सी और मीथेन। क्लियर। तो ईथर हुए दो तरीके के, एक हुआ हमारा सिमेट्रिकल जिसको हम सममित ईथर कहेंगे, और एक ईथर हुआ हमारा असममित ईथर जिसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। इज इट क्लियर। तो ये हो गई जनरल बात ईथर के बारे में। टॉपिक था, जो मुद्दा था वो ये था कि देखना ये है कि ईथर को बनाते कैसे हैं, ईथर को बनाने की विरचन विधियां कौन सी हैं, प्रिपरेशन मेथड्स कौन से हैं, और इसके अलावा हमें ईथर के भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। अब बच्चों आपने देखा कि ईथर को मैंने दो कैटेगरी में बांटा, एक तो मेरे सममित वाले और दूसरे मेरे असममित वाले, तो इसका मतलब इन दोनों को बनाने की विधियां भी अलग अलग होंगी, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो शुरू करते हैं ईथर को बनाने की विधियां, मतलब विरचन की विधियां। ईथर का विरचन आप दो तरीके से कर सकते हो। ईथर को बनाने की कितनी विधियां हैं, ईथर को बनाने की दो विधियां हैं। पहली विधि एल्कोहल के निर्जलन द्वारा, एल्कोहल के निर्जलन द्वारा, और दूसरा विलियमसन का ईथर सिंथेसिस जिसको बोलते हैं विलियमसन का संश्लेषण, नेम रिएक्शन नाम वाली अभिक्रिया। इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारी नाम अभिक्रिया पढ़वाई। पहली अभिक्रिया अगर मैं अभी कुछ पिछले लेक्चर्स की बात करूं तो मैंने आपको बताई थी रिमर-टिमन, एक मैंने बताई आपको कोल्बे की अभिक्रिया, इसके अलावा मैंने आपको सैंडमेयर की अभिक्रिया भी बताई। तो बच्चों जो नाम वाली अभिक्रियाएं हैं उनके एक अलग से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब आप अलग से नोट्स बनाएंगे सारी नेम रिएक्शंस के, तभी आपको क्लियर होगा कि क्या मिलाया और क्या बना, ये उस साइंटिस्ट की रिएक्शन है। तो जितनी भी नेम रिएक्शंस है उनके सबके अलग से नोट्स बना लीजिए। पहले काउंट कर लीजिए कि इस चैप्टर में मैंने आपको कितनी अभिक्रिया पढ़ाई है। तो ये आखिरी अभिक्रिया है हमारी ईथर की, जिसको हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहते हैं। तो पहला तरीका क्या है, एल्कोहल के निर्जलन द्वारा, और दूसरा मेरा क्या तरीका है, विलियमसन के संश्लेषण द्वारा। पहला तरीका एल्कोहल के निर्जलन द्वारा, दूसरा तरीका हुआ विलियमसन के संश्लेषण द्वारा। तो पहला तरीका एल्कोहल के निर्जलन द्वारा, एल्कोहल के निर्जलन द्वारा। तो निर्जलन शब्द का मतलब है कि किसी चीज में से H2O को अलग करना, मतलब निर्जल करना, मतलब उसका वाटर हटा देना। तो निर्जलन में हम क्या करेंगे, H2O को अलग करेंगे। विलियमसन संश्लेषण का मतलब है विलियमसन का ईथर सिंथेसिस मेथड। ठीक है, ये तरीका अलग है। इस तरीके में हम कुछ और ही मेथड देखेंगे कि कैसे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स को हम फॉर्म करेंगे। तो कुल मिला के हमको सममित और असममित ईथर दोनों का निर्माण आज की क्लास में सीखना है। तो मैं शुरू करती हूं हमारा पहला टॉपिक। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि हम एल्कोहल के निर्जलन द्वारा कैसे ईथरों का निर्माण करेंगे। तो हमें क्या करना है, ईथर का निर्माण किसका करना है, ईथर का निर्माण करना है। लेकिन ईथर का निर्माण आपको कैसे करना है, एल्कोहल के निर्जलन द्वारा आपको ईथर का निर्माण करना है। तो बच्चों सबसे पहले देखो कि जब भी आप एल्कोहल का निर्जलन कराते हो, इसका मतलब होता है एल्कोहल में से वाटर को रिमूव करना, उसको निर्जलन करना। ये हमेशा किसी ना किसी प्रोटोनेटेड अम्ल की उपस्थिति में होगा। अगर ये रिएक्शन हमें करवानी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमको प्रोटोनेटेड एसिड्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा हो गया H2SO4, H3PO4, ये क्या होते हैं, ये आपके प्रोटोनेटेड अम्ल होता है। तो प्रोटोनेटेड अम्लों की उपस्थिति में आप क्या करवाओगे, एल्कोहल का निर्जलन करवाओगे अलग अलग तापमान पर। तो आपको यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स जो होंगे वो ऑब्टेन होंगे। तो देखो क्या होगा, उदाहरण के लिए हम समझते हैं, अगर हमने लिया CH3CH2OH, ये आपका एल्कोहल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको प्रोटोनेटेड अम्ल की उपस्थिति में इसका निर्जलन कराना है। अब
जब आप कंडीशंस को चेंज करते हो ना तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं। मान के चलो कि आपने यहाँ पे टेम्परेचर लिया 443 केल्विन। अगर आपने टेम्परेचर लिया है 443 केल्विन, तो 443 केल्विन टेम्परेचर पर आपको इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? इसका प्रोडक्ट आपको एल्कीन मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर इसी एथेनॉल को मैं दोबारा H2SO4 की उपस्थिति में लेके टेम्परेचर को अगर मैं यहाँ पे 413 केल्विन कर दूं, पहले मैंने टेम्परेचर लिया 443 केल्विन, अब मैंने टेम्परेचर लिया है 413 केल्विन। हमने क्या करा है? हमको अल्कोहल का निर्जलन करना है, और वो निर्जलन हमको किसकी उपस्थिति में करना है? किसी ना किसी प्रोटोनेटेड अम्ल की उपस्थिति में करना है। तो प्रोटोनेटेड अम्ल की उपस्थिति में निर्जलन करने से क्या होगा? 443 टेम्परेचर रखोगे तो आपको एल्कीन प्राप्त होगा, और अगर आपने टेम्परेचर को 413 केल्विन कर दिया तो अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको बच्चों मिलेगा C2H5O C2H5, ये आपको ईथर मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में लिया H2SO4 है, लेकिन कंडीशन हमने सिर्फ क्या करी है? टेम्परेचर की कंडीशन चेंज की है। तो टेम्परेचर की कंडीशन को चेंज करने पे एक बार आपको एल्कीन मिला और दूसरी बार आपको ईथर मिला। क्लियर है? तो ये होता है अल्कोहल का निर्जलन।